नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के सारांश पर बात करने वाले हैं, सद्गुरु की आंतरिक प्रबंधन। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है जो इसके मुख्य विचारों को सामने रखता है और कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये अंदर की दुनिया संभालना ये सब असल में है क्या और कैसे बाहरी जीवन पर असर डालता है। बिल्कुल। और ये विचार नया नहीं है, पर सद्गुरु का नजरिया थोड़ा अलग होता है। तो देखते हैं ये सारांश क्या कहता है। मूल बात तो यही लगती है कि अंदरूनी शांति या व्यवस्था बाहरी सफलता और शांति की नींव है। हाँ, जैसे अंदर सब सुलझा हुआ हो तो बाहर की उलझनें भी शायद उतनी बड़ी नहीं लगती। तो फिर खोलें इसे, देखें कि क्या खास है इसमें। जरूर जरूर देखते हैं। तो पहला कदम, जैसा सारांश बताता है, वो है शरीर। इसे पहला मंदिर कहा गया है। ये बात मुझे अच्छी लगी। सिर्फ मशीन नहीं, मंदिर। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अक्सर हम शरीर को अनदेखा कर देते हैं, खासकर जब मन या आत्मा की बात करते हैं। पर स्रोत कहता है कि यह पहला पायदान है, यहीं से शुरुआत होती है। मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता की बुनियाद माना गया है। शरीर और मन जुड़े हुए हैं तो हम सब जानते हैं, पर इसे साधना का पहला कदम मानना ये गहरा है। और एक प्रैक्टिकल टिप भी है। रोज सुबह 10 मिनट सूर्य नमस्कार, ऊर्जा को चैनलाइज करने और मन को स्थिर रखने के लिए। क्या ये वाकई इतना असरदार हो सकता है? बस 10 मिनट? देखिए, बात सिर्फ 10 मिनट की नहीं है, बात नियमितता की है। और सूर्य नमस्कार वो सिर्फ कसरत नहीं है, उसमें श्वास, शरीर, ध्यान सबका मेल है। तो हाँ, स्रोत के अनुसार नियमित करें तो ये छोटी सी चीज भी बड़ा फर्क ला सकती है। ये उस मंदिर में रोज दिया जलाने जैसा कह सकते हैं। सही कहा। शरीर के बाद अगला नंबर आता है मन का। इसे कहा गया है अनुशासित सेवक, अनियंत्रित स्वामी। ये लाइन ही काफी कुछ कहती है ना? बिल्कुल। मन सेवक रहे तो बहुत उपयोगी है, पर अगर वो मालिक बन जाए तो फिर मुश्किलें शुरू होती हैं। हाँ, और यहाँ पर साक्षी भाव की बात की गई है, मतलब विचारों को बस देखना, बिना जज किए। ये सोचना कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचारों को देखने वाला हूँ। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। ये बहुत बहुत शक्तिशाली विचार है, क्योंकि हम अक्सर अपने विचारों से खुद को जोड़ लेते हैं। मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं। साक्षी भाव कहता है कि नहीं, आप वो देखने वाले हैं जिसके मन में दुख या गुस्से का विचार आया है। आप वो विचार नहीं है। पर ये करना कितना मुश्किल होगा जब विचारों की बाढ़ आई हो, तब उनसे दूरी कैसे बनाएं? मुश्किल तो है, अभ्यास चाहिए। स्रोत भी यही कहता है। हमें आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन किताबें लाने में मेहनत लगती है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक बाइट्स पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और एक दिलचस्प बात यह है कि नकारात्मक विचारों को दबाने या लड़ने की बजाय उनकी ऊर्जा बदलने की बात है। ऊर्जा बदलना कैसे? मतलब जैसे मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, तो उसे दबाने के बजाय उसकी ऊर्जा को पहचानकर किसी रचनात्मक काम में लगा देना। और साथ ही सकारात्मक मानसिक खुराक, मतलब हम क्या देखते सुनते हैं, उस पर ध्यान देना। ये भी मन को प्रभावित करता है। समझ गई। तो इसके लिए कोई अभ्यास भी सुझाया गया है? हाँ, एक सरल सा अभ्यास है। रोज 5 मिनट शांति से बैठें और बस अपनी आती जाती सांसों को देखें। विचार आएंगे, उन्हें आने जाने दें, उनसे उलझे बिना। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, ये किया जा सकता है। शायद यही धीरे धीरे वो देखने वाले का भाव मजबूत करता होगा। बिल्कुल। नियमितता यहाँ भी कुंजी है। ठीक है। शरीर, मन। अब तीसरा सबक है भावनाओं के बारे में। इन्हें ऊर्जा का प्रवाह कहा गया है। ये भी एक अलग नजरिया है। भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं, बस ऊर्जा। हाँ, एक तरह से भावनाएं ऊर्जा ही तो है। गुस्सा आता है तो कैसी तेज ऊर्जा महसूस होती है ना? और प्यार या करुणा में एक अलग शांत ऊर्जा। स्रोत कहता है कि ये ऊर्जा हमारे जीवन के अनुभव को रंग देती है। और यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात है। अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें सही दिशा देना। बिल्कुल। और ये मन वाले बिंदु से जुड़ा है। विचार भावनाओं को जगाते हैं, भावनाएं विचारों को। स्रोत ये कहता है कि नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, जलन, गुस्सा, ये हमारी जीवन ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है। लड़ाई झगड़े के बाद कितनी थकान लगती है। वही ऊर्जा का नुकसान। और दूसरी तरफ कृतज्ञता, करुणा, प्रेम, ये भावनाएं ऊर्जा बढ़ाती हैं। तो हमें चुनना है कि कौन सी भावना को पनपने देना है। चुनना भी है और बदलना भी सीखना है। भावनाओं को दबाना नहीं, समझना है और फिर उनकी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। और खास तौर पर कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाओं को जानबूझकर विकसित करना है। इसके लिए भी एक सुझाव है।
रोज रात को सोने से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करना। ये छोटा सा काम कैसे मदद करता होगा? ये हमारे फोकस को बदलता है। जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पर लाता है। रोज रात को ये अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा पूरा नजरिया सकारात्मक होने लगता है। ये भावनात्मक ऊर्जा को रिचार्ज करने जैसा है। ये दिलचस्प है। अगला है ऊर्जा प्रबंधन। इसे तो जीवन का सार ही कह दिया। यहाँ शायद प्राण ऊर्जा की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, प्राण यानी जीवन शक्ति। योग में इसे बहुत महत्व दिया गया है। स्रोत प्राणायाम की बात करता है। सांस के जरिए इस ऊर्जा को नियंत्रित और बढ़ाने की तकनीक। और चक्रों को जगाने की बात भी है। ये थोड़ा गूढ़ लगता है। हाँ, चक्र हमारे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र हैं। स्रोत कहता है कि इनके संतुलन से ही हमारा पूरा सिस्टम ठीक चलता है। प्राणायाम जैसी क्रियाएं इन चक्रों को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन मूल बात है ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा बचाना, ये कैसे? अनावश्यक बातों, व्यर्थ की चिंताओं, नकारात्मक विचारों में हम कितनी ऊर्जा गंवा देते हैं। स्रोत कहता है कि अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे वही लगाओ जहां जरूरी है। सही बात है। आजकल ध्यान भटकने की कितनी वजहें हैं। बिल्कुल, ऊर्जा प्रबंधन मतलब अपनी ऊर्जा का मालिक बनना। इसके लिए भी कोई अभ्यास बताया गया है? हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज 5 मिनट करने की सलाह है। अच्छा। कहते हैं इससे ऊर्जा के चैनल्स मतलब नाड़ियां हाँ। साफ होती हैं और मन शांत होता है। फिर से सांस पर ही जोर। लगता है सांस बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी प्रक्रिया में। सांस ही जीवन और ऊर्जा का पुल है, इसीलिए। अच्छा, अब आता है समय। और यहाँ कहा गया है कि समय प्रबंधन असल में ऊर्जा प्रबंधन है। ये कैसे? ये बहुत गहरा है। हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो चलता रहेगा। हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उस समय में हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। मतलब अगर हम हर वक्त या तो बीते कल के बारे में सोच रहे हैं हाँ। या आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं, तो हम वर्तमान क्षण की ऊर्जा गंवा रहे हैं, जहां असल में जीवन है। हाँ, ये तो होता है। हर पल को पूरी तरह जीना। और एक सलाह है मल्टीटास्किंग से बचना। ये तो आजकल बड़ा फैशन है। हाँ, पर स्रोत कहता है ये ऊर्जा बर्बाद करता है। जब हम कई काम एक साथ करते हैं तो ध्यान बढ़ता है, किसी भी काम में गहराई नहीं आ पाती। एक समय में एक काम पर पूरा फोकस, वो ज्यादा प्रभावी है, ऊर्जा भी बचती है। ये तो सोचने वाली बात है। मल्टीटास्किंग छोड़ना पड़ेगा शायद। कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिश्तों पर। छठा सबक। इन्हें हमारे अंदर का आईना कहा गया है। मतलब हमारे रिश्ते वैसे ही होंगे जैसा हमारा अंदरूनी हाल है। हाँ, स्रोत को इशारा यही है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं, तो हमारे दूसरों के साथ रिश्ते भी ज्यादा स्वस्थ और प्रेमपूर्ण होंगे। और अगर अंदर कड़वाहट है, असुरक्षा है, तो वो बाहर झलकेगी। बिल्कुल, इसीलिए सबसे पहला रिश्ता खुद के साथ सुधारने की बात है। सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस। फिर दूसरों के साथ बिना शर्त प्रेम और सम्मान। और तीसरा, प्रकृति के साथ रिश्ता। प्रकृति के साथ रिश्ता, इसकी क्या जरूरत है? प्रकृति हमें हमारी जगह याद दिलाती है। हम कितने बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। ये हमारे अहंकार को कम करती है, हमें जुड़ाव महसूस कराती है। आज हम उससे कट गए हैं, शायद इसीलिए इतने अकेले हैं। हाँ, शहरों में तो प्रकृति से दूर हो ही जाते हैं। स्रोत कहता है रोज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताना चाहिए, कम से कम 30 मिनट। पार्क में टहलना या बालकनी में पौधों के साथ बैठना, ये भी चलेगा। हाँ, क्यों नहीं, बस वो जुड़ाव महसूस करना जरूरी है। ठीक है। और अब आखिरी 7वां बिंदु, लक्ष्य और उद्देश्य। कहा गया है कि अंदरूनी प्रबंधन के बिना बाहरी सफलता अधूरी है। सही, ये सब कुछ जोड़ता है। जब अंदर सब ठीक है, शरीर, मन, भावना, ऊर्जा, तब हम अपने असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ, इस सवाल का जवाब थोड़ा साफ होने लगता है। और तब बाहरी लक्ष्य सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं रहते। नहीं, तब वो हमारे होने का, हमारे उद्देश्य का बाहरी रूप बन जाते हैं। उनमें एक सार्थकता आ जाती है। स्रोत आंतरिक उद्देश्य, खुद को जानना, और बाहरी लक्ष्य, समाज में योगदान, के बीच संतुलन की बात करता है। और इसके लिए भी एक छोटा सा अभ्यास है। रोज सुबह 5 मिनट ध्यान में अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करना। हाँ, ये दिन को एक दिशा देता है, याद दिलाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये थे 7 सबक। शरीर, मन, भावनाएं, ऊर्जा, समय, रिश्ते और उद्देश्य। निचोड़ यही है कि अंदर काम करो, बाहर अपने आप चीजें संवरने लगेंगी, या कम से कम उन्हें देखने का नजरिया बदल जाएगा। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है।
हर कदम पर छोटे करने लायक अभ्यास सुझाए गए हैं। 10 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट श्वास ध्यान, 3 आभार। हाँ, ये इसे प्रैक्टिकल बनाता है। लगता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। ये एक यात्रा है, लगातार चलने वाली। कोई एक दिन में मंजिल नहीं आती। सही कहा। और अंत में स्रोत एक सवाल छोड़ता है सोचने के लिए कि अपनी आंतरिक प्रबंधन की यात्रा शुरू करने के लिए आप पहला कदम कहाँ उठाएंगे? शरीर से, मन से या कहीं और से? ये सोचने वाली बात है। हर किसी के लिए शायद जवाब अलग होगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।